स्टूडेंट्स, हम लोगों ने यूरोपीय राष्ट्र का भारत में आगमन जो चैप्टर है वहाँ पे हमने पहले पार्ट में समझाया था कि यूरोप के जो नाविक थे वे कैसे मार्ग ढूंढकर भारत तक आए और फिर से उन्होंने हमारे साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था। तो हम आज आगे बढ़ेंगे। आज हम समझेंगे कि कंपनी जो थे वो कैसे हमारे भारत में धीरे धीरे हर राज्य पर अपना राज करना आरंभ किए। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे उनके मार्गदर्शन से ही भारत में कंपनी शासन करने के लिए अग्रसर हुए। तो उन्हीं के मौजूदगी में क्या हुआ, उन्होंने एक संधि किया इलाहाबाद के साथ और वो संधि के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर भी जो कंपनी थे तो कंपनी का राजनीतिक अधिकार दिला दिया। फिर उन्होंने क्या किया, राजस्व जो टैक्स होता है, जो कह सकते हो दीवानी अधिकार, वो भी दिला दिया कंपनी को। दीवानी अधिकार मतलब होता है कि टैक्स वसूलना, तो कंपनी से टैक्स वसूल रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का वो लाया गया। अब रेगुलेटिंग एक्ट क्या है तो हम लोग समझ लेते हैं। जो ब्रिटिश संसद में क्या हुआ, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य हो रहे थे तो उनके कारण बंगाल में कुप्रशासन से जो परिस्थितियाँ उपज रही थी तो उनको नियंत्रण करने के लिए कंपनी के हाथों में राजनीतिक शक्ति, एक्चुअली ये जो था रेगुलेटिंग एक्ट, ये क्या करना चाह रहे थे, जो ब्रिटिश संसद थे जो उन लोग चाह रहे थे कि जो कंपनी से छीनकर वे जो ब्रिटिश अपने अपने पास लाए, जो राइट्स था वो अपने साथ रख सके। तो राजनीतिक शक्ति छीनने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 लाया गया। इस एक्ट के तहत जो गवर्नर थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल का पद दे दिया था और बम्बई और मद्रास जो था तो बम्बई और मद्रास भी उनके जो अधीन लाया गया। फिर नेक्स्ट, इतना तो तुम लोग को क्लियर है शायद। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पीट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। तो इस एक्ट में क्या हुआ, 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था तो उसमें कुछ प्रशासनिक त्रुटियां आ रही थी, तो उसको समाप्त करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट पास करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन व्यवस्था में सुधार और भ्रष्टाचार को कम करने की जो उम्मीद की थी तो उसमें उसे संतोषजनक सुधार प्राप्त नहीं हो सके। तो अब भी कंपनी का शासन प्रबंधन जो ब्रिटिश सरकार के हाथ में नहीं आ सका था, जिस कारण ब्रिटिश संसद द्वारा पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 पारित किया गया, जिसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री थे उस वक्त, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उनके नाम पे रखा गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। फिर हम लोग कुछ जान लेते हैं 1784 का जो पिट्स एक्ट जो आया था तो क्या क्या उसमें त्रुटियां थी या क्या प्रमुख बिंदु थे। ठीक है, तो 1773 में आए जो रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को इस एक्ट के द्वारा दूर किया गया। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें कुछ त्रुटियां थी, तो उसको ठीक करने के लिए तो ये 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट इसको लाया गया। कंपनी अधिकृत प्रदेश को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। तो पहले तो ये कंपनी के अंदर था, अभी सब ब्रिटिश के अंदर होगा। ब्रिटिश के अंदर जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था या जो भी काम रहेगा वो ब्रिटिश सरकार के अंदर मतलब अधीन रहेगा। इस एक्ट से कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया और इस एक्ट से ही जो द्वैध शासन व्यवस्था थी वो शुरुआत हुई। फिर जो व्यापारिक मामलों का संचालन वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में रह गए। फिर इस एक्ट से क्या हुआ, राजनीतिक मामले के लिए एक नए निकाय नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था। तुम लोग अगर पढ़ोगे तो इसमें दिया गया है, देखो यहाँ पे जो है बोर्ड्स मेंबर बनाए गए थे। तो इससे मतलब क्या, इस बोर्ड्स को क्या कहा जा रहा था, इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था और इसके जो सदस्य थे वो ब्रिटेन से नियुक्त होते थे। फिर गवर्नर जनरल के जो परिषद की जो सदस्य थे वो 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी इस वाले एक्ट में। पहले रेगुलेटिंग एक्ट में 4 था, अब यहाँ पर 3 था और 3 में से एक जो सदस्य होते थे वो मुख्य होता था और इसमें जो गवर्नर जनरल का महत्व बढ़ गया था। तो अब वो किसी भी एक सदस्य को अपनी तरफ कर सारे जो निर्णय होते थे वो लेने में समर्थ थे।
फिर कंपनी के जो डायरेक्टर थे तो उनकी भी एक गुप्त सभा बनाई गई थी। जो संचालक मंडल जो थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सभी आदेश को क्या करते थे, भारत भेजते थे। फिर यहाँ पे तुम लोग और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो वारन हास्टिंग थे तो उनको तत्कालीन गवर्नर जनरल ने क्या किया था, इस एक्ट का विरोध किया और फिर 1785 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, जो यहाँ पर नहीं है। जो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तुम लोग समझ लो। 1785 में उन्होंने इस्तीफ़ा देकर वो इंग्लैंड चले गए। फिर क्या हुआ, वहाँ पर एक मंत्री थे, ठीक है, तो उन्होंने उन पर मुकदमा चलाया था, जिसके बाद से वारन हेस्टिंग को बरी कर दिया गया था। और इस एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल किसी भी संधि को करने से पहले कंपनी के डायरेक्टर से स्वीकृति लेते थे। जो पहले क्या होता था कि पहले कोई मतलब परमिशन नहीं लेते थे, वो जो भी इधर में आते थे गवर्नर, उन लोग खुद ही संधि करते थे। पर अभी ऐसा नहीं होगा, अभी उनको भी परमिशन लेना पड़ता था। और इस एक्ट में कंपनी के कर्मचारियों को विदेशी शासकों के साथ धन के लेन देन को गलत एवं अपमानजनक बताया। तो इस तरह के कार्यों में जो लिप्त कर्मचारी थे तो उनको कठोर जो कानून था उन पर बल दिया गया। तो कह सकते हो कि ये जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये सुधार 1773 जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था तो उसको सुधार करने के लिए 1784 लाया गया। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो सिपाही विद्रोह है वो मैं थर्ड जो पार्ट रहेगा उसमें मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।